नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आकाश खरवार एक बार फिर से आ गया हूँ ये एरोमेटिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। पर इस बार कुछ नया लेके, इस बार हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 के 22 जनवरी को हुए पेपर के शिफ्ट 1 की। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं पेपर। इसके इससे पहले ये वीडियो ज़रा उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिन्होंने जेईई मेंस का पेपर इस साल दिया है। अगर उनका पेपर शिफ्ट 1 में है तब तो ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस सेशन में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इस पेपर में क्या हुआ था। ठीक है? इस पेपर में या जो हुआ था हम बहुत डिटेल में इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? सॉल्यूशन आप लोगों ने देख ही लिया है, और सॉल्यूशन के साथ-साथ हम इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या था, क्यों पूछा गया था, और इसको जिनका पेपर आगे होने वाला है, वो किन बातों का ध्यान रखें मेंस को क्रैक करने के लिए। ठीक है? तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है? तो क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए था, क्या क्यों पूछा गया था क्वेश्चन, और हमको क्या पढ़ना था, कैसे हम इन क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर जिनको जेईई मेंस का एग्जाम देना है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हमसे, इसमें हमसे पूछा गया है डायमेंशन ऑफ बी अपॉन में म्यू नॉट। क्या पूछा गया भैया? डायमेंशन ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट। जब आपसे ये पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस का है। किसका? डायमेंशनल एनालिसिस। जैसा कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे अभी कोर्स चला रहे हैं, तो उस बैच में हम लोग बात भी कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। तो आने वाले लेक्चर्स में डायमेंशनल एनालिसिस बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर आपने अगर पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा टफ नहीं। क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी आए हैं। अगर आपने रेगुलर क्लास की है, ढंग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो आपके लिए जेईई मेंस बिल्कुल बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था डायमेंशन। सबसे पहली बात कि डायमेंशन तो हम निकाल लें, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इसको किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। तो हमारे पास बी के जितने पॉसिबल फॉर्मूले हैं, एक बार उन सारे फॉर्मूले को सोच लिया करो। एक फॉर्मूले पे स्टिक रहोगे तो ये सब चीजें बहुत टाइम टेकिंग हो जाती हैं। ठीक है? तो जब भी क्वेश्चंस करना हो तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड, उस क्वांटिटी से रिलेटेड जितने फॉर्मूले दिमाग में आते हैं, उन सारे फॉर्मूलों को एक बार देख लिया करो। बी और म्यू नॉट में जो रिलेशन है, ये एक तो डायरेक्ट ये रिलेशन पता चलता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक तो ये है जिसमें म्यू और बी आ रहा है, पर इसमें समस्या ये है कि आई है, डी है और आर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यू नॉट को इधर भेजो तो ये हो जाएगा बी अपॉन में म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई अपॉन में बी होता है। तो अगर हम, और यही बराबर होता है सी के, स्पीड ऑफ लाइट के। तो अगर हमको इसी से सॉल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमको अगर ये सॉल्यूशन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इधर का स्क्वायर लेते हैं तो हमको इधर का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है? मैं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है? क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। अब इस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें समस्या ये पड़ जाएगी कि हमको बी चाहिए था और यहाँ पे क्या दिख रहा है? बी स्क्वायर दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये भी फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ से अगर हमको बी अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी? एन आई। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना हो आप फॉर्मूला अप्लाई करें, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। तो आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। आई की यूनिट क्या होती है? ए एम्पियर। डीएल की यूनिट क्या होती है? लेंथ। लेंथ है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल, और अपॉन में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। ध्यान रखो, तो ये एल इसकी एक पावर को मार देगा, ये एल ऊपर जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा ए एल माइनस 1। यहाँ पर देखते हैं, ये जो एन है ये क्या होता है? ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है।
यानी कि इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो n अपॉन में l इंटू में i। तो n का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, i का डायमेंशन a हो जाएगा और नीचे l का डायमेंशन l हो जाएगा। अगर ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, al माइनस 1। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते थे। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, al माइनस 1, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। ध्यान से समझना, मैं केवल क्वेश्चंस का आंसर लेके नहीं आया हूँ। ऐसे नहीं, ये वीडियो, ये इस तरह का वीडियो नहीं है कि मैं आया तुरंत, हाँ पेपर हुआ लाओ अभी पटक के पूरा सॉल्यूशन बता के देते थे। आपको आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था और इसको टैकल कैसे करना है हमको ये पता होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानना है, आपको ऐसे जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका आंसर एक वीडियो में चाहिए, समझे। इस टॉपिक से मैक्सिमम जितने अब क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ध्यान में रखना कि हमको क्या करना है। हमको एक फॉर्मूला पे नहीं कि नहीं नहीं बस ये फॉर्मूला, नहीं नहीं बस ये फॉर्मूला। आपको एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला याद आ सकता है, तो हमको पता होना चाहिए कि डायमेंशन निकालने के लिए जितने पॉसिबल फॉर्मूले हैं हम उन सारे फॉर्मूलों को लिखेंगे। अब उसमें से जो अप्लाई नहीं हो सकता उसको छोड़ दो, कम से कम ये भी तो पता होना चाहिए कि किससे नहीं हो रहा है। अब अगली बार जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें हमारा दिमाग इस फॉर्मूले पे जाएगा नहीं, हमको ये याद आएगा तो पहले ही पता होगा कि नहीं नहीं भैया इससे तो नहीं आएगा, ये गलत। अब हमारे पास दो बचे, अब दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लो हमारा आंसर आ जाएगा। टाइम बचाने का तरीका है, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल और केवल आपको क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको लोगों को पीछे भी छोड़ना होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा सोचिए। पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है आपसे, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, हमको मास कितना दिया गया सॉलिड स्फीयर का, m, रेडियस r, एक्सर्ट्स f ऑन पॉइंट मास। ठीक है, और पॉइंट मास की वैल्यू मान लेते कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल है, क्योंकि हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है कुछ ना कुछ तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हम कुछ भी बिना एज्यूम किए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। नाउ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m/7 इज रिमूव्ड। कंसेंट्रिक वर्ड का मतलब समझना कि इस तरह से रिमूव किया गया कि जो रिमूव्ड सर्कल है उसका भी सेंटर इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे आता है। इज रिमूव्ड, व्हाट इज द न्यू फोर्स पूछा गया है, डायग्राम बनाओ। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझो, मैं आंसर वापस से बता रहा हूं, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं करने का तरीका समझा रहा हूं। ठीक है, क्या होगा करने का तरीका। पहली बात कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, चाहे वो फोर्स से मतलब जहां पे हमको फॉर्मूला अप्लाई करना हो, चाहे वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ जाए, आपको इन तीन में से किसी टॉपिक में क्वेश्चन आया है, सबसे पहला काम है, माँ कसम एकदम खा के बैठ जाना कि हमको पहला काम उसका डायग्राम बनाना है। हो सकता है आपको लगे कि इसका आंसर तो मुझे तुरंत आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तो भी एक बार प्लीज उसका डायग्राम बनाना, क्योंकि जल्दीबाजी में हम क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो जहां पर 4 नंबर पाना था वहां 5 नंबर गवा के आ गए, टोटल 9 नंबर का लॉस हुआ आपके केवल एक लापरवाही की वजह। समझ में आया। तो ध्यान रखना इन सब बातों का, जब इन तीन चैप्टर में से जब भी क्वेश्चन है, और भी चैप्टर्स में, लेकिन इन चैप्टर्स में जब भी क्वेश्चन है सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको इनका डायग्राम बनाना है, ध्यान रखिए। चलो अब बनाते हैं डायग्राम। सॉलिड स्फीयर है, लो भैया बना देते हैं सॉलिड स्फीयर। बना लिया मैंने एक सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर में से बोला गया कि हमको कंसेंट्रिक सर्कल काट के निकाल लिया गया। ठीक है, एक सर्कल ऐसे काट के निकाल लिया गया। ठीक है, ये पोर्शन है जिसको काट के निकाला गया है। जो निकाला गया पोर्शन है उसका भी सेंटर वही है जो पुराने वाले स्फीयर का सेंटर था, समझे। और यहां से कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर एक और मास रखा हुआ है, मैंने उसका मास क्या लिया था, स्मॉल है। पहले फोर्स क्या रहा होगा, पहले जो फोर्स रहा होगा G बराबर F बराबर क्या रहा होगा, फॉर्मूला तो हमारा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, G कैपिटल F
स्मॉल m अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, रेडियस हमको r दिया गया है, दूरी हमको नहीं दी गई है, मान लेते हैं कि दूरी x है, तो फॉर्मूला हो जाएगा gm अपॉन में x स्क्वायर। बोला गया कि अभी क्या किया गया कि इसका जो मास है, ये मास इसको हटा लिया गया, ये हटा लिया गया है मास। जब ये हटा लिया गया है और इसकी वैल्यू बताई गई थी m/7, तो जो बचा है उसका मास कितना है? तो अगर m में से m/7 घटा लिया गया है, तो जो बचा होगा क्या वो 6m/7 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर 6m/7 होता है तो f बराबर नया f डैश बराबर क्या हो जाएगा? f डैश का फॉर्मूला देखोगे तो f डैश का फॉर्मूला अब बन जाएगा g, और ये m की जगह क्या हो जाएगा 6m अपॉन में 7 इंटू में ये m, तो m ही रहेगा, और चूंकि सेंटर वही है इसलिए अभी भी डिस्टेंस क्या रहेगी x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 6/7 को बाहर ले जाओ तो f डैश बराबर क्या हो जाएगा 6/7 gmm अपॉन में x स्क्वायर। gm अपॉन में x स्क्वायर ये क्या था? ये तो पुराना वाला फोर्स था अपना। हाँ, तो अगर इसकी वैल्यू रखनी हो, अगर इसकी वैल्यू रखनी हो तो वही f रख दो, तो फॉर्मूला f डैश का क्या हो जाएगा 6/7 इंटू में f। आ गया? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ध्यान रखना, डायग्राम बनाने के बाद हमने जो जो बोला गया था मैंने केवल वही प्रोसेस फॉलो किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया है। आंसर आ गया? क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल एकदम, क्या बताएं इसका सॉल्यूशन बताने में शर्म आ जाए। आगे देखो, हमारी अगली बात क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, bob of mass m is suspended at a point O by a light string of length n। ठीक है, तो बॉब का मास हमको क्या दिया गया है? बॉब का मास हमको दिया गया है m। डेटास को ध्यान रखना, डेटा जब भी दिया गया है क्वेश्चन का, उन डेटास को ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर भी उन्हीं डेटा से निकलेगा, आपके अज्यूम किए हुए डेटा से नहीं निकलेगा। अगर डेटा की कमी है तब आप अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा दिया गया है तो आप उसी डेटा पे गेम खेल सकते हैं। सस्पेंडेड एट अ पॉइंट ओ बाई अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, तो लेंथ क्या दी गई है इसकी l, एंड लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकल मोशन, और ये जो वर्टिकल मोशन है ये कैसा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब पढ़ते हैं तो आपको ये जो सर्कुलर मोशन है, अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये 3 चैप्टर्स में दिया गया है। पहला, जब हमको मोशन इन प्लेन पढ़ाया जाता है तब दिया जाता है। दूसरा, जब एनएलएम पढ़ाया जाता है तब दिया जाता है। तीसरा, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया जाता है तब दिया जाता है। तो ठीक है, तो आप जब भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आया करे तो इन 3 कैटेगरी में से सबसे पहले डिसाइड किया करो कि हमको क्या अप्लाई करना है। वहां पर चाहे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई हो सकती है, चाहे तो एनएलएम अप्लाई हो सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, चाहे तो वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, या फिर हो सकता है तीनों ही अप्लाई हो रहा, या तीनों में से कोई 2 अप्लाई हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब क्वेश्चन इसके आए तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिमाग लगाया करना कि इन तीनों में से क्या अप्लाई होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कोई एक चैप्टर है ही नहीं एनसीईआरटी में, वो जस्ट अलग-अलग चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक, आ जाओ। एज शोन इन फिगर इनिशियली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या दी गई थी यहाँ पे? v नॉट। मैं यहाँ पर बना देता हूँ जरा, अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है? v नॉट। ठीक, एट अ पॉइंट ए द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। ठीक है, सॉरी, एट अ पॉइंट डी। ठीक, तो ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ रहा पॉइंट डी, और डी पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। स्लैक का मतलब ढीला। ठीक है, एकदम लूज, लूज हो जाती है। When bob reaches at point D, the ratio of kinetic energy of the bob at point B and point C। तो point B पर ये रहा point B और ये रहा point C, तो point B पर जो kinetic energy होगी उसका रेशियो, और point B पर जो होगी, point B और point C पर जो kinetic energy होगी, इनका रेशियो हमसे पूछा है। समझे? अब देखो, हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। सीधा सीधा मुंह पे तमाचा है ये, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूछा गया है तो हमको वर्क और एनर्जी के टर्म में इसको सॉल्व कर लेना चाहिए।
और अगर वर्क और एनर्जी के टर्म में सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पर बोला गया था कंडीशन कि जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाती है। स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है यानी कि अगर थोड़ी सी भी कम वेलोसिटी दी गई होती तो ये इससे पहले स्लैक हो जाती और ये सर्कल कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, ये कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो V नॉट की वैल्यू है वो अंडर रूट 5 RG के बराबर होनी चाहिए, जहां पर R क्या है, R है रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो इसकी लेंथ अगर L है तो ये L लेंथ से मूव कर रहा होगा, L लेंथ से घूम रहा होगा, तो जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा L। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला देखोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट 5LG। ठीक है, V नॉट की वैल्यू समझे। अब हमसे पूछा गया है कि बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ध्यान से समझो, जब बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी देख रहे होंगे तो हमको वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मान लेते हैं के है, टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी है के, तो के ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ध्यान से समझो। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी वो कितनी होगी, 0। पॉइंट ए पर, ये रहा पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। और जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाएगा काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी घटी है ये निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, उसको टोटल एनर्जी में से माइनस कर देना, हमको काइनेटिक एनर्जी एट बी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखते हैं, के बी इक्वल्स टू के ए माइनस एम जी एच वन। यहां से यहां तक की हाइट को हम क्या मान लेते हैं, ये हाइट को मान लेते हैं h1। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। और kc के लिए जब निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही होगा ना, के ए माइनस एम जी, और हाइट क्या हो जाएगी h2। और ये h2 कौन सी हाइट है, वो हाइट है, ये हाइट है यहां से यहां तक की हाइट, इसको हमने क्या बोला, h2। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है। अब इस दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग जरा सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो मैं वापस से बना देता हूं, ये था डायग्राम अपना। ठीक, और ये रहा था हमारा सेंटर, और इस सेंटर से एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये। समझे, कहानी इस तरह की है, समझे, कहानी इस तरह की है। ये वाला एंगल हमको कितना दिया गया था, 60 डिग्री। ये वाला एंगल हमको कितना दिया गया था, 60 डिग्री। हमको यहाँ पर बोले गए थे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, और v नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट 5gl, और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ जो है वो है l। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसको हमने बोला था h1, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसको हमने बोला था h2। कहानी हमारी साफ है, हमने तो इक्वेशन बनाई थी के बी इक्वल्स टू के ए माइनस एम जी एच वन और के सी इक्वल्स टू के ए माइनस एम जी एच टू। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमारे पास काम केवल यही रह गया है कि हमको H1 और H2 की वैल्यू निकालनी है। के ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H1 की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान से देखो, अगर ये L है तो ये वाली लेंथ भी L होगी क्योंकि रेडियस है, और ये L है और ये 60 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा L cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है मेरे ख्याल से। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा L इंटू में 1/2 यानी कि L/2। टोटल लेंथ L है, उसमें से ये वैल्यू L/2 है, तो कितना ऊपर गया होगा, H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L माइनस L/2 यानी कि L/2। तो H1 की वैल्यू कितनी है, L/2। समझ में आया क्या, हाँ। यहाँ से H2 की वैल्यू देखो, H2 की वैल्यू देखोगे, ये वापस से L है, तो ये वापस से कितना हो जाएगा, L/2। पर ये कितना ऊपर गया, L/2 नहीं गया, यहाँ से L फिर उसके बाद L/2। तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H2 की वैल्यू हो जाएगी L प्लस L/2।
यानी कि 3l/2। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से H1 की वैल्यू क्या आई है? l/2। H2 की वैल्यू क्या आई है? 3l/2। हमको फॉर्मूले में रखना है कि A का फॉर्मूला भी रखेंगे, उसमें V0 की वैल्यू क्या रखेंगे? √5gl। तो यहाँ से केबी के क्वेश्चन बनाते हैं। हाफ m और V0 का स्क्वायर यानी कि √5gl का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू में 5gl प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस m इंटू में g इंटू में h1। तो h1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? l/2। तो हमको क्या करना है? 5mgl अपॉन में 2 माइनस mgl अपॉन में 2। तो 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4mgl अपॉन में 2। काट दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 2mgl। ठीक है, ये किसकी हाइट, किसकी एनर्जी है? केबी की। अब ध्यान से देखो, केबी की एनर्जी तो हमको पता चल गई। के सी की एनर्जी अगर निकालनी हो तो के सी की एनर्जी क्या हो जाएगी? के ए माइनस एम जी एच टू। के ए की वैल्यू है, यहां से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, 5mgl अपॉन में 2 माइनस, यहां से देखो mgh2, तो ये हो जाएगा mg और h2 की वैल्यू 3l/2। 3l/2, 5 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 2। तो ये 2mgl अपॉन में 2, 2 से 2 चल बसा, क्या बचेगा? mgl। ध्यान से देखो, kb की वैल्यू 2mgl आई है, kc की वैल्यू mgl आई है। हमसे पूछा गया है kb अपॉन kc, तो kb की वैल्यू 2mgl अपॉन kc की वैल्यू mgl चल बसा, जो बचा रह गया वो 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? जो बचा रह गया वो कौन है? 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है भैया? आंसर हमारा आ रहा है 2। समझ में आया क्या? आंसर कितना आ रहा है? 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? क्वेश्चन में मैंने बताया सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। कॉन्सेप्ट पता चल गया, क्वेश्चन 2 कौड़ी का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है, अगर बोला जाए तो शिफ्ट 1 में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। अब इसमें बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m। देखो, कुछ लोगों की सिर्फ कुछ लोगों के पेपर में ये डिस्क था, कुछ लोगों में ये स्फीयर था। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, जिसका डिस्क था वो डिस्क वाला अप्लाई कर लेना, जिसका स्फीयर था वो स्फीयर वाला अप्लाई कर लेना। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, केवल फॉर्मूला अलग हो जाएगा। डिस्क का फॉर्मूला कुछ और होता है, स्फीयर का कुछ और होता है। Disk of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane। तो यहाँ पर एक एक्सिस है जो इसके प्लेन के कैसे है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उस एक्सिस को मैं क्रॉस करके ऐसे बना देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है? एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अ स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r/2। अब ये जिस सर्कल की बात हो रही है, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये वाला सर्कल है। इसका रेडियस कितना बोला गया है? r/2 लिखा भी गया है। ठीक है, जो बोला गया वो डायग्राम में हमको दिख भी रहा है। is removed from the original disk as shown in the figure. Find this moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis given below। देखो, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या लगाते हैं यहाँ पर? अगर किसी को याद हो तो फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, I remaining इक्वल्स टू I टोटल माइनस I कट। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या होता है कि टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसमें से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दो, लेकिन घटाना जोड़ना सब कुछ कॉमन एक्सिस पे होना चाहिए, यानी कि अप्लाई ऑन कॉमन एक्सिस, अप्लाई ऑन कॉमन एक्सिस। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाते हैं, जगह की कमी है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें। तो ध्यान से देखो, एक सर्कल यहाँ पे बनाया गया था, ठीक, इसका कुछ मान लेते हैं कि ये सेंटर है।
और रेडियस इसका r है और यहाँ से एक सर्कल और है एक सर्कल और है जिसको काट लिया गया। ठीक? इस सर्कल को क्या किया गया? इस सर्कल को काट के ऐसे निकाल लिया गया। ठीक? देखो इसका रेडियस हमको बताया गया है r/2 है। इसका रेडियस हमको बताया गया है r है। मास वास की बात करें तो इसका मास कैपिटल M है। ये रेडियस r/2 है, ये रेडियस r है। ठीक है? हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है I कट का, I रिमेनिंग का। I रिमेनिंग इक्वल्स टू I टोटल माइनस I कट, I टोटल माइनस I कट। तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेंटर पे किसी को याद हो तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है। याद है? तो I टोटल बराबर कितना हो जाएगा? I टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा mr² बाई में 2। I टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mr² बाई में 2। बहुत अच्छी बात है। अब r/2 इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डिस्क के अबाउट निकालेंगे, फिर उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकले। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको इसका मास नहीं पता है। देखो मास नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? हमको मास नहीं पता है तो हम लगाएंगे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि हम निकालते हैं मास पर यूनिट एरिया। तो इस टोटल डिस्क का मास टोटल कितना है? m और टोटल एरिया कितना है? पाई r का स्क्वायर। तो m इंटू में पाई m अपॉन में पाई r का स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है इसका अगर एरिया पूछा जाए, इसका मास पूछा जाए तो क्या करेंगे? इसका मास निकालने के लिए इस पूरे में से इसका जो एरिया है डेल्टा ए बोल देते हैं, इस एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया कितना हो जाएगा? पाई और रेडियस तो r/2 है तो r/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई r² बाई में 4। ठीक है? तो मास जो आया है हमारे पास वो क्या निकल के आएगा? m अपॉन में मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ध्यान रखना ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। m अपॉन में पाई r² इंटू में पाई r² अपॉन में 4। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चल बसा। हमारे पास जो मास आया वो कितना आया? m/4। तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे mr²/2 को माइनस करेंगे और माइनस करके क्या लिखेंगे? m/4 r² बाई में 2। m/4 क्या है? मास। r² और फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है? लेकिन इसको माइनस नहीं करेंगे। अभी तो ये इस एक्सिस पे है, हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो अगर दूसरी एक्सिस के पैरेलल एक्सिस थ्योरम को माने हम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि हमको अगर किसी और एक अननोन एक्सिस से हमको चाहिए फॉर्मूला तो आई नोन प्लस mr² कर देना चाहिए। तो आई अननोन इस एक्सिस का है तो हमारा आई नोन किसका है? इसका। तो ये तो मैंने लिख दिया प्लस mr²। मास कितना आया था? m/4 इंटू में रेडियस कितना है? r/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बस। mr² बाई में 2 माइनस में ये देखो कितना हो जाएगा? mr² बाई में 4 इंटू 2 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? r² mr² नीचे 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा? 16। तो हमको mr²/2 में से माइनस करना है। ये 16 है तो बेस 16 हो जाएगा। ठीक है? ये 2 और ये 3 3mr²। ठीक है? माइनस कर लो, एलसीएम 16 आएगा। ये 8mr² हो जाएगा, माइनस से 6mr² हो जाएगा। 8 माइनस 6 करोगे तो 2mr² बाई में 16 या mr² बाई में 8। ठीक है? कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक ना हुई हो तो आंसर हमारा यही है। 1 मिनट, हुई तो है। कैलकुलेशन में मिस्टेक थोड़ी-सी हुई है। यहाँ पर mr² रहेगा, 2mr² नहीं। कहाँ गया? 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। ये 8mr² और ये 3
हाँ, यहाँ पर 3 ही रहेगा। रुक जाओ, मैंने थोड़ी-सी कैलकुलेशन मिस्टेक की है। यहाँ पर रहेगा 3, तो 8 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3 करोगे तो 5 5 ओहो! 5 mr स्क्वायर अपॉन में 16। देखो, रोटेशन के कॉन्सेप्ट से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से हमेशा अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इतने भी अच्छे नहीं होते हैं कि इनसे डरा जाए। ध्यान से समझो, तो इस क्वेश्चन में किया क्या गया था? इस क्वेश्चन में को टफ बहुत ज्यादा नहीं बनाया गया था। इस क्वेश्चन में 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया था। तो अगर आप रोटेशन पढ़ रहे हैं या फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप उसको केवल उस चैप्टर तक लिमिटेड मत रखिए। आप जब भी पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो उस चैप्टर को या उस टॉपिक को दूसरों के साथ रिलेट करने की भी कोशिश करें। अगर ऐसा कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमारा जो आंसर आया है, आफ्टर ऑल बकैती, हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है? हमारा जो आंसर है, वो है 5 mr स्क्वायर बाई में 16। देखते हैं कोई है क्या ऑप्शन? 5 mr स्क्वायर बाई 16 कोई नहीं है। पता नहीं, अगर कैलकुलेशन सही है, तो वही होगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख दिख रहा है, ऑप्शन गड़बड़ होगा। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 5 mr स्क्वायर बाई में 16। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। 5 mr स्क्वायर अपॉन में 16। ठीक है, चलो लिख लेना, आंसर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ मास m and radius r, a cavity of r/2 is created. Find the moment of inertia about an axis passing through the center of sphere and the cavity. देखो, ये वैसा ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, मैंने अच्छा दोनों क्वेश्चन हो गए। ये स्फीयर का था। देखो, मैंने बोला था कि चाहे स्फीयर हो चाहे डिस्क हो, मामला वही होगा। अब इसको मैं झटके में बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। आई टोटल माइनस करते हैं आई कट, तो आई कट ये r/2 है, तो जो मास होगा वो m/8 हो जाएगा। ठीक है, और उस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 2/5 इंटू मास हो जाएगा m/8 इंटू में r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस अब यहां से यहां तक का तो हम क्या करते हैं? आई अननोन बराबर आई नोन प्लस mr स्क्वायर, तो आई नोन तो हमारा यही हो गया, तो आई नोन हो जाएगा 2/5। रुक जाओ, गलत हो गया। प्लस आई नोन तो यही हो गया, प्लस mr स्क्वायर, तो मास क्या हो जाएगा? m/8 इंटू r स्क्वायर क्या हो जाएगा? r/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पहले किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द, क्या बताया? कॉमन सरफेस ऑफ टू बबल। अच्छा, ये सब गेम तो बचपन से हम लोग खेलते आ रहे हैं कि एक बबल के ऊपर दूसरा बबल जब चिपकता है, तो उनके बीच में एक कॉमन सरफेस बनता है। ऐसा होता है? जब उस कॉमन सरफेस को देखोगे, तो उसका रेडियस कुछ और नज़र आता है। कभी-कभी वो फ्लैट नज़र आता है, कभी-कभी को ऐसा नज़र आता है कि वो किसी की तरफ अंदर झुका हुआ है। तो कभी कॉनकेव सरफेस बनता है, कभी कॉन्वेक्स सरफेस बनता है, कभी प्लेन सरफेस बन जाता है। तो जो सरफेस यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा गलत बना है। जो सरफेस यहाँ पर बनेगा, हमको उस सरफेस का रेडियस निकालना है। ठीक है? मैं एक बार डायग्राम इसका सही बनाता हूँ। डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। डायग्राम इसका ऐसा बनेगा। ये रहा अपना एक बबल और ये रहा दूसरा बबल। ठीक है? और ये रहा अपना कॉमन सरफेस। ठीक? तो जो कॉमन सरफेस है, उसका रेडियस मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है। ठीक? तो अब इसका रेडियस हम मान लेंगे r1, इसका रेडियस हमने मान लिया r2। 1 मिनट रुक जाओ, मानना नहीं है, ये कुछ दिया ही गया है। मैं देख लेता हूँ क्या दिया गया है। हाँ, r1 और r2। ठीक। तो ये R1 ये R2, यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2। ठीक है? हमसे क्या पूछा गया है कि इसका कॉमन सरफेस जो है उसका रेडियस बताना है। देखो भैया,
पहले हमको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप एंड बबल की कहानी हमारे यहाँ केवल उसी जगह पे दी गई है। तो ड्रॉप एंड बबल में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लगाओगे तो वो ड्रॉप के लिए होता है 2T/R और बबल के लिए होता है 4T/R। अच्छा, डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन प्रेशर इनसाइड माइनस आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस 4T/R, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर इस स्फीयर के लिए देखा जाए, इस बबल के लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू P नॉट प्लस 4T/R1। अगर इस स्फीयर के लिए देखा जाए तो वो हो जाएगा P इक्वल्स टू P1 ये है, P2 ये है, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी P नॉट प्लस 4T/R2। ये दोनों स्फीयर का फॉर्मूला हो गया। अब हमको ये जो कॉमन सरफेस बना है ना, इसका रेडियस चाहिए। देखो, जो ये सरफेस बना है, इसके इधर और इधर देखोगे तो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो P1 और P2 है। यानी कि P1 और P2 का डिफरेंस के बराबर अगर हम देखें तो उसका डिफरेंस के बराबर यहाँ पर एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक। अब इसका रेडियस चाहे जिधर भी बन रहा हो, हमको उससे मतलब नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि P2 माइनस P1 शुड बी इक्वल टू 4T/R, और ये R किसका रेडियस है? ये R इसका रेडियस है, जो भी हो। तो P2 की वैल्यू अगर रखोगे तो क्या हो जाएगी? P नॉट प्लस 4T/R2 माइनस, अगर P1 की वैल्यू रख दे तो P नॉट प्लस 4T/R1। अगर दोनों को माइनस किया है तो ये ब्रैकेट ओपन करते ही P नॉट और P नॉट कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बचेगा 4T/R2 माइनस 4T/R1 इक्वल्स टू 4T/R। 40 चल बसा, 1/R2 माइनस 1/R1 बराबर 1/R। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2, नहीं, ये 1/R की वैल्यू आएगी। R की वैल्यू हमारी जो आएगी, R की वैल्यू जो आएगी वो R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2 आ जाएगी, इनवर्स हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला हमारा बना, जो आंसर है वो क्या है? R बराबर R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। देख लेते हैं जरा, कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? कौन सा ऑप्शन है? अरे यार, ये कैसा ऑप्शन बन गया है? यही वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, लेकिन देख लो जरा ध्यान से। इस ऑप्शन को मैं बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन है, ये है R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। अरेंजमेंट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था, क्या ही बताएं। पूछा गया है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होने का मतलब कि देखो, ये इसको हम बोलते हैं पी जंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा पी जंक्शन, ये हो गया हमारा एन जंक्शन, ठीक है। शर्त ये होती है फॉरवर्ड बायस में कि जो पी का पोटेंशियल है और एन का पोटेंशियल है, उसमें पी का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पी जिससे जुड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, एन का पोटेंशियल कम होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो इसको ऐसे बनाया गया है, इसका मतलब होता है ग्राउंडिंग, और अगर ग्राउंडिंग की गई है तो पोटेंशियल यहाँ का क्या हो जाएगा? 0। वीपी इक्वल्स टू 0, वीएन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -15। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पे -15, यानी कि एन का पोटेंशियल कम है, पी का पोटेंशियल ज्यादा है। समझ में आ गया कि ये फॉरवर्ड बायस में है, तो ये तो सही है। अब आगे देखते हैं और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये तो दिन दहाड़े गलत है एकदम, अंधे को भी दिख जाएगा गलत है। ये 2 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट और 4 वोल्ट में कौन बड़ा है? 4 वोल्ट। तो एन जंक्शन ज्यादा वोल्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये रिवर्स बायस में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर -10 वोल्ट और 15 वोल्ट, बाप रे बाप, अब इसको बताना पड़े तो शर्म आ जाएगी। पी के तरफ पोटेंशियल कम है। इसको देख लो, यहाँ पर 0 वोल्ट और यहाँ पर -3 वोल्ट, ठीक है। ये पी है, ये एन है, तो पी की तरफ कितना है? -3 वोल्ट। तो पी की तरफ -3 वोल्ट और एन की तरफ 0 वोल्ट, कौन बड़ा हुआ? 0। अगर किसी को -3 बड़ा लग रहा हो ना भैया, अब हम क्या बताएं। तो एन की तरफ क्या है? 0, यानी कि ये भी किस बायस में है? रिवर्स। ये रिवर्स, ये रिवर्स, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। समझे? बहुत, क्या बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉर हाइड्रोजन इज ए नॉट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पर रेडियस क्या है? आर इक्वल्स टू क्या बोला गया? ए नॉट। देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन, ध्यान रखना क्या लिखा गया है? हीलियम आयन इन इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ये 4d नहीं है, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड
स्टेट है, ठीक। तो ए नॉट बाई ए की वैल्यू पूछी गई है। देखो सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर बाई में जेड ए नॉट, ठीक है, आर नॉट मान लेते हैं। तो हमारा अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आर नॉट लिखते हैं। हाइड्रोजन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, एन की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन के लिए, वो भी 1 हो जाएगी, और इंटू में आर नॉट, तो ये कितना आ जाएगा आर नॉट। इसी की वैल्यू हमको ए नॉट के बराबर दी गई है। अब आगे देखते हैं, आर फॉर हीलियम। हीलियम आयन के लिए एन स्क्वायर, एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हीलियम आयन पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो पॉजिटिव होने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो दो में से एक निकाल ही लिया गया, तो क्या बचेगा एक, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सही जा रहा है मेरा, कोई दिक्कत। और आर नॉट कितना हो जाएगा ए नॉट, एक मिनट रुक जाओ, सही है। हम्म, 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 नहीं नहीं, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू में ए नॉट होगा ना भैया, ये ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो हीलियम का मास है वो कितना हो जाएगा 4, और ऊपर क्या था, हाँ हाइड्रोजन ए नॉट, ठीक है। तो जब दोनों का रेशियो पूछा जाएगा तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आर नॉट, और ये कितना ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा ए नॉट अपॉन में 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो जब रेशियो लोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, आर हाइड्रोजन अपॉन आर हीलियम, लोग रेशियो तो 1 अपॉन में 16 आ जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 16। समझ में आया, फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर इंटू में ए नॉट, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो खूब बहुत प्रैक्टिस की गई होगी इस क्वेश्चन की, जब हीट पढ़ाया जा रहा होगा तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक आइस है, और आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको कन्वर्ट किया जाना है 110 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में, और उसका मास दिया गया है हमको 1 ग्राम, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से देखो, -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है 110 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम में। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आता है तब भी हमेशा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को इसके ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट क्या है, आइस डायरेक्ट स्टीम में नहीं बदलती है, आइस पहले वाटर में बदलेगी, वाटर पहले फिर स्टीम में बदलेगा, पर आइस वाटर में -10 पे नहीं बदलता, कहाँ पे बदलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस आइस गर्म होते 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 क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, ठीक। फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब इस वाटर को बदलना है स्टीम में, पर स्टीम 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बदलेगा नहीं, कहाँ बदलेगा 100 पे। हाँ, तो पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलेगा। फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर किस में बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में, और फिर ये स्टीम 110 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बनेगा। समझ में आया। तो टोटल कितने प्रोसेस, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 प्रोसेस में ये काम होगा। ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं mh डेल्टा टी, और जब फेज चेंज होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं ml, ठीक है। आइस के लिए s की वैल्यू जो आइस के लिए होती है वो होती है हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। वाटर के लिए जो होती है वो होती है 1, और स्टीम के लिए होती है हाफ। तो यहाँ पर s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पर s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, ठीक है। यहाँ फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज होता है तो हम क्या लगाते हैं लेटेंट हीट। तो L की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है 80 आइस से वाटर में कन्वर्जन के लिए, और वाटर से स्टीम में होने के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 540। चलो अब फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ms डेल्टा टी प्लस ml। देखो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ms डेल्टा टी, यहाँ फेज चेंज हुआ तो ml, फिर प्लस ms डेल्टा टी प्लस ml प्लस ms डेल्टा टी, 5 प्रोसेस हो गए। ms डेल्टा टी मास सब में कितना दिया गया है 1 ग्राम, तो 1 इंटू में s की वैल्यू कितनी है हाफ, इंटू में चेंज इन टेम्परेचर -10 से 0 हुआ तो 10, प्लस ml। देखो 1 इंटू में l की वैल्यू है 80, प्लस ms डेल्टा टी मास 1 है, वाटर वाटर की बात हो रही है तो स्पेसिफिसिटी यहाँ पर कितनी होती है 1, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है 100,
फिर उसके बाद यहाँ पर ml देखो, मास 1 है, L की वैल्यू 540 होती है, I वाटर सिस्टम में बदल रहा है, प्लस ms डेल्टा T 1 इंटू में S की वैल्यू हाफ है और 100 से 110 जा रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 10। देखो तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अब क्या जोड़ना है, 5 प्लस 80 प्लस ये 100 इंटू 1 100 प्लस 540 प्लस 5, 5 और 5 कितना 10, 80 और 10 90, 90 और 100 जोड़ोगे तो 190 और 540 प्लस 190 जोड़ोगे तो 730 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए 730 कैलोरी। अपना पहला ही ऑप्शन सही है। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस इसका कॉन्सेप्ट को जब भी क्वेश्चन आए तो इसका कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितनी बार कराया गया क्वेश्चन है, कितनी बार कराया गया क्वेश्चन है, क्या ही बताए। ठीक है, अगर इसको गलत करके आए भैया तो बहुत गड़बड़ बात है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बोला जा रहा है अ चार्ज ऑफ वैल्यू q इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड a एज शोन इन फिगर, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स शो किया पूछा जा रहा है और आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है कि यहाँ पर चार्ज है q। ध्यान से देखो, हमको यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ता है, इस चीज को निकालने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ता है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए शर्त है कि गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई करेंगे तब सिमेट्रिक सरफेस अप्लाई करेंगे। तो एक क्यूब यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 4, 4 तो आगे, ये 4 इसको आगे से घेर लेंगे, फिर इसको इधर से घेरने के लिए वापस से 4 रखने पड़ेंगे, तो पीछे से 1 2 3 और 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 आगे 4 पीछे, टोटल 8 क्यूब्स हो गए। 8 क्यूब से जो फ्लक्स लिंक होता है वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 8 फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब, कितना Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, थ्रू 1 क्यूब, थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आ गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन सी सही है, Q बाई 8 एप्सिलॉन। देखो कुछ लोगों में जो क्वेश्चन आया था वो उसमें चार्ज यहाँ पर रखा गया था, एज पे रखा गया था। जब एज पे रखते हैं तो जो ये 4 साइड में लगाए गए थे उनकी जरूरत नहीं होती है, केवल 4 से ही हमारा काम चल जाता है। तो जो फॉर्मूला आएगा वो Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो अगर किसी के पेपर में चार्ज को यहाँ पर रखा गया था तो उसका आंसर Q बाई 4 होगा, और किसी में से अगर कॉर्नर पे रखा गया था उसका आंसर Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाँ, देखो यहाँ पर बात की गई है एसएचएम एंड वेव से। क्वेश्चन जब भी इसके आए एसएचएम एंड वेव के, ध्यान रखना कि हमको ज्यादातर बातें पूछी जाती है फंक्शन फ्रीक्वेंसी पे। तो हमारा एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका 9th हार्मोनिक रेजोनेंस 4th हार्मोनिक रेजोनेंस ऑफ ओपन पाइप से मैच करता है। ठीक है, और क्लोज पाइप की जो लेंथ है, यहाँ पर लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या होगी। पहले इक्वेशन ही बना लो, 9th हार्मोनिक, तो 9 V नॉट ऑफ ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक, यानी कि 4 हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये C लिख देते हैं और इसको O लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा क्लोज और न्यू लिख देते, ये न्यू C की वैल्यू क्या होती है 4 V नॉट बाई L, 4 V बाई में L। ठीक है, और इसकी क्या होती है V नॉट की क्लोज, अगर ऑर्गन पाइप यहाँ पे ओपन होती है तो सॉरी V बाई में 4L होता है। क्या होता है V बाई में 4L, और इसका क्या होता है V बाई में 2L। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप ऐसे, और ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से खुली हुई होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो 9 इंटू में V अपॉन में 4L ऑफ क्या ओपन इक्वल्स टू ओपन ऑर्गन पाइप इक्वल्स टू 4 इंटू में V अपॉन में 2L ऑफ, अच्छा ये क्लोज था ना, एक मिनट रुक जाओ, क्लोज था ये LC और ये L ओपन। ठीक है, देखो V से V कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ पूछी गई है। LO की वैल्यू देखो, LO की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले यहाँ से देखते हैं। ये करने के बाद क्या जाएगा 9/2 LC इक्वल्स टू 4 अपॉन में L नॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9L नॉट बराबर क्या आ जाएगा 8LC।
तो एल नॉट एल ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 एल सी अपॉन में 9। एल सी की वैल्यू हमको कितनी दी गई थी 10 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू में 10 सेंटीमीटर अपॉन में कितना हो जाएगा 9, ये 9 है भैया। 8 इंटू में 10 सेंटीमीटर अपॉन में 9, तो 8 इंटू 10 करोगे कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर अपॉन में 9। तो 80/9 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन लास्ट सही है अपना ऑप्शन डी सही, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 80/9 सेंटीमीटर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जब इसका क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड आते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ो। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी एरर है, मैं उसको पहले ठीक कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने वाले भैया शायद अभी से मना रहे हैं अपना वैलेंटाइन वीक। ये YDSE है, रोज नहीं है ना? हो सकता है रात में किसी ने दे दिया हो, खुश हो गया। YDSE एक्सपेरिमेंट है। सेटअप इज डिप्ड इन डेंसर मीडियम देन फ्रिंज विथ यहाँ पे डिक्रीजेस, फ्रिंज विथ डिक्रीजेस। रीजन बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन द डेंसर मीडियम बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम। देखो अगर YDSE एक्सपेरिमेंट पता हो तो बी का फॉर्मूला होता है लेमडा डी अपॉन में डी, ठीक है। अब यहाँ पर डी और डी से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे जो बात पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है मीडियम को लेके, तो मीडियम से डी और डी का क्या लेना देना है, इसमें वेवलेंथ का लेना देना है। जैसे ही हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लेमडा घट जाता है, और देखो फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो अगर लेमडा घटेगा तो बी भी घटेगा, यानी कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगी। तो असर्शन में बोला गया है कि जब डिप करते हैं तो फ्रिंज विड्थ घट जाती है, यानी कि असर्शन सही है। रीजन क्या बोला गया है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन डेंसर मीडियम बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ से अगर v का फॉर्मूला देखोगे तो लेमडा बाई टी होता है, 1/t को हम क्या लिखते हैं f, तो लेमडा f, इसमें v बदल जाता है, v घट जाता है, पर फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं पड़ता है, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, तो अगर v घटा है तो लेमडा भी घटेगा। समझ में आया कि नहीं है? यानी कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा। Assertion and reason both are true and the reason is correct explanation of A। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया है a capacitor is charged by battery to charge Q1. Now the battery is disconnected, K is inserted between the gaps. If the plates now charge of the capacitor is, ठीक है, रेशियो पूछा गया है बेसिकली कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर Q1 अपॉन Q2 क्या है। देखो क्वेश्चन बहुत वाहियात, बोला गया कि एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के पास चार्ज था पहले Q1, ठीक है। अब इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, अब इसकी बैटरी रिमूव कर दी गई, और बैटरी रिमूव करने के बाद इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक इंड्यूस कर दिया गया, और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जा रहा है, हमको बताया जा रहा है कि के, ठीक है। अच्छा, जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, बैटरी हटा दी गई, तो जो चार्ज है वो उसमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, तो चार्ज Q1 जो है और यहाँ पर चार्ज Q2 जो है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो Q1 और Q2 बराबर नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया है, Q1 अपॉन Q2, दोनों इक्वल है, तो दोनों जब इक्वल है तो Q1 अपॉन Q1 ही कर दो, या Q2 अपॉन Q2 कर दो, रेशियो क्या आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन ए सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का 1, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ग्राफ देखो इसका दिया गया है, बोला गया है कि कौन सा ग्राफ है जो हमको ये बताता है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन अगर लिखोगे आप तो फॉर्मूला समझ में आएगा, रो इक्वल्स टू होता है रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बी डेल्टा टी का होल क्यूब बीटा डेल्टा टी प्लस गामा डेल्टा टी की पावर 4 प्लस, लेकिन ये वैल्यू जैसे जैसे स्क्वायर और ये क्यूब, लेकिन जैसे-जैसे डेल्टा टी की वैल्यू छोटी होती है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा टी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ध्यान से देखोगे तो अगर इसको एक्सपेंड करें तो रो प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी आता है। रो नॉट एक तो कांस्टेंट है, ये रो नॉट प्लस ए कांस्टेंट है, और डेल्टा टी ही वेरी कर रहा है, तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c का कर्व आ गया, यानी कि ये कौन सा है ग्राफ बनेगा इसके फॉर्म में, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और इसका स्लोप कुछ आएगा क्योंकि m है, तो जो ग्राफ सही है दिख रहा है वो ये है। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियस, हाँ मस्त क्वेश्चन,
of radius 0.8 meter and 0.2 meter are at the same temperature of 400 Kelvin and 800 Kelvin respectively। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ही अधूरा है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि रेशियो पूछा गया था ऑफ रेडिएशन, एमिसिव रेडिएशन। ठीक है, देखो स्फेरिकल आइडियल ब्लैक बॉडीज थी। अगर आइडियल ब्लैक बॉडी है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों के लिए 1। ठीक है, और अगर एमिशन का फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है सिग्मा ई एक इंटू में टी की पावर 4। ध्यान से समझो एमिशन का। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है सिग्मा ई ए की टी के पावर 4। अब ध्यान से समझो, हमको सिग्मा दोनों का सेम है, ई दोनों का 1 है, हमको एरिया और टी की बात करनी है। सरफेस एरिया होता है ये, स्फेरिकल बॉडी है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं E1 अपॉन E2 का रेशियो लिखता हूँ। ई सिग्मा और ई तो कट ही जाएगा, एरिया लिखते हैं, हो जाएगा 4 पाई R1 यानी कि 0.8 का होल स्क्वायर इनटू में टी की पावर 4। तो इसका टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन अपॉन में दूसरी बॉडी को देखते हैं 4 पाई और इसमें टेम्परेचर कितना दिया गया 0.2 इनटू में इसकी वैल्यू देगी है 8, इसका पावर 4 और इसका पावर 4। ध्यान समझो 4 पाई से 4 पाई चल बसा, क्या बचेगा 0.8 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में 400 अपॉन 800 की पावर 4। इसको काटोगे ये 4 आ जाएगा और इसको काटोगे 400 और 800 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली ये 4 का स्क्वायर है इनटू में ये 1/2 की पावर 4 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 4 करोगे इनटू में 2 की पावर 4 करोगे तो 1 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, रेशियो कितना आएगा 1। तो जो हमारा रेशियो आया रेशियो एमिसिविटी कितना आएगा 1। समझ में आया, ये फॉर्मूला हमारा उससे था हीट ट्रांसफर से। तो हीट ट्रांसफर से अब तक हमको 3 क्वेश्चन मिल चुके, सॉरी 2 क्वेश्चन। एक हमने जो कन्वर्जन किया था उसको टेम्परेचर बढ़ा रहा था -10 से 110 गया था, और दूसरा क्वेश्चन ये रहा। एक क्वेश्चन और आया था, यानी कि इस टॉपिक से अकेले एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे और इन तीनों बहुत लास्ट में हम पढ़ते हैं पोर्शन। ठीक है, यानी हीट ट्रांसफर का जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसका उसके एंड में ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, शायद किसी के यहाँ 2-3 लेक्चर में वो खत्म कर दिया गया होगा। उस 2-3 लेक्चर से क्वेश्चन आए थे। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। बोला जा रहा है इक्विकॉन्वेक्स लेंस शोन इन फिगर इज सिल्वर्ड ऑन वन साइड। ठीक है, तो इसकी ये जो साइड है वन साइड इसको सिल्वर किया गया है। ठीक है, और ये लेंस है और दोनों का रेडियस इक्वल है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। फॉर व्हाट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि हमको u की वैल्यू पूछी गई है कि u कहाँ होना चाहिए ताकि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हो वहीं पर उसकी इमेज बन रही। समझ में आया, तो अगर ये चीज आपको पता है तो समझो यहाँ पर मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन है। अगर मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो जानते होंगे पावर को जोड़ते हैं P बराबर P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका P यानी कि 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर प्लस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। समझे, अब यहाँ पर हमारा काम ये है कि इस लेंस का फोकल लेंथ निकालें। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिखेंगे तो ये जाएगा म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1। अब इसका रेडियस इधर है तो वो पॉजिटिव होगा, माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पर देखो तो इसका रेडियस इधर है तो ये माइनस आर आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो फॉर्मूला अपना बन जाएगा म्यू माइनस 1, फिर ये प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन में R। ये 1 अपॉन FL की वैल्यू है। 1 अपॉन FL की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 अपॉन F बराबर हो जाएगा। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर हमको R पता है, इसका R दिया गया है, तो फोकल लेंथ F ऑफ मिरर क्या माइनस R/2 हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस R माइनस में होगा
इसका, इसलिए मैंने बोला, ठीक है? तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका 1/fm का -2 भाई में r और प्लस इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 कर दोगे तो 4 म्यू -1 अपॉन में r, समझे? तो ये हमारा f की वैल्यू आई है। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए तो ये r दोनों का कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस ये 4 म्यू और ये 1 मिनट, मैंने कोई गड़बड़ किया क्या? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक, और ये -4 हो जाएगा, ठीक? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, ठीक है? तो ये वाला माइनस होगा और ये प्लस होगा। ध्यान से समझो, ये 4 और -2 तो ये हो जाएगा 4 म्यू और ये 4 -2 कर देगा तो कितना बचेगा? +2, ठीक है? अपॉन में r, ठीक है? माइनस साइन के साथ। अब ये 1/f की वैल्यू है, तो f की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? r अपॉन में माइनस ऊपर रखते हैं 4 म्यू +2, ठीक है? अब बोला बोला गया है कि ये जो f है उस जगह पे होना चाहिए, उस जगह पे होना चाहिए ताकि जहाँ पर इमेज बनी है वहीं पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बननी चाहिए। तो अगर मिरर की बात करें तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? C होनी चाहिए। लेंस की बात करें तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2f होनी चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से समझो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो -r अपॉन में 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 म्यू +1, ठीक है? कॉ माइनस कॉमन 2 म्यू +1 नहीं भैया, 2 म्यू -1 आएगा। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं साइन गड़बड़ हुआ है। मैं फिर से इसको करता हूँ। इसका साइन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन f इक्वल्स टू -r/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 4 ब्रैकेट में म्यू -1 अपॉन में r, ये फॉर्मूला आया तो हमारा -r/2, 1 मिनट, 1 अपॉन f, ये क्या था? -2 बाई में r और ये माइनस माइनस 4 म्यू -1, ठीक है? इसको हमने एक्सपेंड किया था तो ये r नीचे कॉमन आ गया था, ये -2 हो गया था, ये -4 म्यू और ये +2, ठीक है? तो ये फॉर्मूला क्या बनता है अपना? ध्यान से देखो, फॉर्मूला बनता है ये 2 -4 म्यू अपॉन में r, ठीक है? तो यहाँ से अगर इसको उल्टा किया जाए तो f की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन में 2 -4 म्यू, ठीक है? अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो f की वैल्यू आ जाती है r अपॉन में 2 कॉमन लेने पे 1 - 2 म्यू आ जाती है, ठीक है? अगर r को कॉमन लिया तो अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। u इक्वल्स टू 2f होता है, तो 2 इंटू में r अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू करते हैं, 2 से 2 कट जाता है, ये r अपॉन में 1 - 2 म्यू होता है। अगर माइनस कॉमन लोगे क्योंकि f इधर है, f इधर है, अगर माइनस कॉमन लोगे, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने माइनस ही कॉमन नहीं लिया था, ध्यान रखना, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस r ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? 2 म्यू -1, ठीक है? तो जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? r अपॉन में 2 म्यू -1, हमको केवल डिस्टेंस पूछी गई थी, साइन हटा देंगे, r अपॉन में 2 म्यू -1, कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है साइन का, ठीक है? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात जो थी वो ये थी कि यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन एक्चुअली में मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन था। ऑप्टिक्स से कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन खूब आता है, चाहे लेंस को कंबाइन किया जाएगा, चाहे मिरर को कंबाइन किया जाएगा या मिरर को लेंस को काट दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं P, फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन। तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ अपने ध्यान में रखना आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना वेव ऑप्टिक्स से है। सॉरी नहीं, वेव ऑप्टिक्स से नहीं, डुअल नेचर एंड बिहेवियर से। बोला जा रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 nm in नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ सीरियम, ये सीरियम है, एंड
lithium. Work function are respectively 1.5 electron volt and 2.5 electron volt. Then electron will be ejected from. किससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? अगर इसका कॉन्सेप्ट याद हो, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि इनका वर्क फंक्शन है, तो जो एनर्जी गिरी है वो वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। और इसको निकालते कैसे हैं? हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि यह तो 12,400 अपॉन में वेवलेंथ कर दो एंगस्ट्रॉन में, या नैनोमीटर में है तो 1240 अपॉन में वेवलेंथ कर दो नैनोमीटर। ठीक, तो 1240 अपॉन में 550 करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 2.2 समथिंग आती है। ठीक है, 2.2 समथिंग आती है। तो जो एनर्जी दी गई है 2.2 है, ठीक है, और यहाँ पर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने, सीरियम के इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, और 2.5 किसका वर्क फंक्शन है? लिथियम का। तो अगर हमने एनर्जी गिराई ही 2.2 है, तो क्या लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2.2 से ज्यादा है। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? केवल और केवल सीरियम से निकलेगा। तो हमारा जो आंसर आया है, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम सीरियम ओनली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था ये वाला, इसमें क्या बताएं? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा लग सकता है पर बहुत मामूली सा क्वेश्चन है। आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है जो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। जैसे एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, बोला गया है द फिगर शोज एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है और इसके बीच में यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पर निगेटिव चार्जेस है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। किस स्पीड से एंटर करता है? 10 की पावर 8 से, जो कि कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में थी। तो Vx को बोला गया है कि 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से एंटर करता है पैरेलल टू प्लेट्स, यानी कि y डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। Vy इक्वल्स टू क्या था? 0। इफ द, इसको u लिख लेते हैं, ux और uy। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ प्लेट इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां से इसकी लेंथ हमको दी गई डायग्राम में कितनी है? 10 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज 9.1। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है? 9.1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ Vy, यहाँ पर इसके पास दोनों वेलोसिटी है, Vx भी है, Vy भी है। तो पूछा गया है कि Vy की वेलोसिटी बताओ जब वो बाहर निकल रहा होगा प्लेट से। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको लग सकता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, ये है, वो है, पर ये क्वेश्चन है एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगर किसी ने प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन उसको बहुत आराम से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन देखो, इस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा तो इस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा उसकी वजह से इसमें एक वेलोसिटी आएगी जो कि वाई डायरेक्शन में आएगी। यानी इनिशियल यू वाई क्या था? 0, पर उसके बाद धीरे धीरे वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आती जाएगी। पर वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो जरा एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। एक्स वाली वेलोसिटी नहीं चेंज हुई है, तो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली वो क्या करेंगे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमको पता है कितनी दी गई है, 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में टी। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 10 की पावर 8। ठीक है, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा। 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर -8 और ये -1, टी की वैल्यू क्या आएगी? 10 की पावर -9 सेकंड्स। तो इतने टाइम में ये निकल जाएगा, ये टाइम है। अब हमको अप्लाई करना है कि Vy क्या होगा। तो ये फोर्स लग रहा है ना, तो जब फोर्स लगेगा तो मोशन कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड मोशन है तो V फाइनल इक्वल्स टू क्या होता है? V इनिशियल प्लस AT। V इक्वल्स टू U प्लस AT आपने पढ़ा होगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमको वी आई पता है, हमको टी पता है, हमको एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ई।
और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है ही। अच्छा, फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं एमए भी, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाती है, ई बाई में एम। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वीएफ बराबर क्या बनेगा, 0 प्लस ई अपॉन में एम इंटू में टी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर इसकी सारी वैल्यूज हमको रख देनी है। देखो ये ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड है 9.1 अपॉन में मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, याद ना हो तो ये दिया गया है, इंटू में जो टाइम है वो कितना दिया गया, 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। ठीक, माइनस 19 और माइनस 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, और माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 28 और प्लस 31, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद 9.1 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा रहेगा, 1.6, तो जो आंसर है 1.6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड आया, आ गया एकदम आंसर फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। देखो कुछ बच्चों ने बोला था कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उस डेटा में ये जो v दिया है 10 की पावर 8 और 10 की पावर 6 था कुछ लोगों में, तो देखो 10 की पावर 6 आएगा अगर, तो ये पावर 2 से बढ़ जाएगी, तो जो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 5 आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि डेटा क्या लिया गया है, कॉन्सेप्ट तो ये लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जरा ध्यान से, जब इन सब क्वेश्चंस को करना तो जरा ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर म्यू1 की वैल्यू हमको 4/3 दी गई है, रेडियस r1, ये r3 है, ठीक, सॉरी r2 है, म्यू3 दिया गया 4/3 और ये दिया गया है 3/2, म्यू2 की वैल्यू। देखो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वापस से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, सॉरी P1 प्लस P2 प्लस P3। अब पहले के लिए लिखते हैं फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला है P का आपको याद होना चाहिए, वो होता है म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। P1 का फॉर्मूला देखोगे तो P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1, तो इसके म्यू क्या है, म्यू1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1, r1 इसका प्लेन सरफेस है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r2, r2 नेगेटिव में आएगा और कितना है, सॉरी 1 अपॉन r नेगेटिव में आएगा, r2 की वैल्यू कितनी है, r1, r2 की वैल्यू r1 है, ध्यान रखना r2 की वैल्यू ही r1 है, तो फॉर्मूला रखेंगे 1 अपॉन, अच्छा ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस और माइनस 1 अपॉन r1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्लस प्लस कर दिया अब हमने। अब इसको देखो, ये दूसरा लेंस है, ये दूसरा लेंस है, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे म्यू1 है, यहाँ पे म्यू2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r1, तो 1 अपॉन r1 ही है, और आगे देखो माइनस साइन लगा होगा, ठीक है, तो 1 अपॉन r1 माइनस के साथ, और इधर देखो माइनस लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r2, ये इस लेंस का हो गया। प्लस अब इस लेंस की बारी बची, इस लेंस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू3 माइनस 1 अपॉन r1, ये r1 ये है जिसकी वैल्यू r2 है, तो लिखेंगे 1 अपॉन r2 और माइनस में 1 अपॉन इंफिनिटी। समझ में आया? अब देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व बहुत जल्दी से हो जाएगा, एक लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो म्यू1 माइनस 1 अपॉन में r1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, तो 0 प्लस 1 अपॉन r1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r1, ये क्या हो जाएगा, म्यू2 माइनस 1, ठीक है, और नीचे देखो तो म्यू2 माइनस 1, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 अपॉन माइनस r1 और माइनस 1 अपॉन r, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा म्यू3 माइनस 1 अपॉन में r2, ठीक। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो r1 और r1 बेस सेम है, तो r1 बेस सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, म्यू1 माइनस 1 माइनस म्यू2 माइनस 1 अपॉन में r1, ठीक है, प्लस बीच में, अरे देखो इसका बेस R2, इसका बेस R2, तो वापस से इसको डायरेक्ट
कर सकते हैं माइनस, तो R2 हो जाएगा, क्या बचेगा μ3 माइनस 1 में से इसका माइनस लगा है, क्या लिखेंगे μ2 माइनस 1, ठीक है। माइनस को ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बचेगा μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 अपॉन में R1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन में R2, ठीक। ये μ2 है अपॉन में R2। हमको μ1 और μ2 और μ3 तीनों की वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसको मैं कहाँ सॉल्व करूं, मैं करता हूं अगले पेज पे, देखो, नहीं यहीं पे करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बना है अपना, जरा देखते रहो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, जगह है थोड़ी सी, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। μ1 माइनस μ2, तो μ1 की वैल्यू क्या है, μ1 की वैल्यू तो हमको दी गई 4/3 माइनस μ2 की वैल्यू क्या दी गई है 3/2, ब्रैकेट में 1/R1, ठीक है, प्लस उसके बाद देखो μ3 माइनस μ2, μ3 की वैल्यू भी क्या है 4/3 माइनस μ1 की वैल्यू μ2 की वैल्यू 3/2, ब्रैकेट में 1/R2। 4/3 माइनस 3/2 को जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 1/6, तो ये आंसर क्या है 1/6 अपॉन R1, 1/6 अपॉन R1 प्लस 1/6 अपॉन R2। 1/6 को कॉमन लेके 1/R1 प्लस 1/R2 को अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, R1 R2। तो फॉर्मूला होना चाहिए R1 प्लस R2 अपॉन में 6R1 R2। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन डी सही दिख रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात समझ में आया। फॉर्मूला यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, कुछ भी नहीं किया गया है, आपने ये फॉर्मूला देखा है, फिजिक्स केवल यहीं तक है, उसके बाद पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आंसर R1 प्लस R2 अपॉन में 6R1 R2, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला क्वेश्चन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। A particle is projected with velocity 60 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 डिग्री, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। 30 डिग्री पे इस पार्टिकल को फेंका गया है, और सॉरी 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, और फेंका 30 डिग्री पे गया है विद द हॉरिजॉन्टल, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इट रीचेज द हाइट h1 इन फर्स्ट सेकेंड। तो h1 हाइट ये चलता है फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन में, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन में कितना चलता है h1 हाइट, और h2 हाइट ये चलता है, h2 हाइट ये चलता है लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन में, ठीक है। तो हमसे h1 अपॉन h2 की वैल्यू पूछी गई है। अब हम क्या बताएं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी भैया। हम देखो h1 और h2, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है तो ध्यान से समझा कि इक्वल टाइम में जितनी असेंडिंग होती है उतनी डिसेंडिंग होती है। तो फर्स्ट सेकंड में जितना ऊपर गया होगा लास्ट सेकंड में उतना नीचे आया होगा, तो h1 ऊपर और h2 नीचे। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, हाइट का केवल साइन अगर ना रखना हो तो h1 विल बी इक्वल टू h2। तो अगर रेशियो लोगे h1 अपॉन h2 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, खत्म। यही था क्वेश्चन, पूछा गया था। अब इसमें पता नहीं फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना था कुछ भी, ये तो कॉमन सेंस का सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है इन द डायग्राम गिवन बेलो, डायग्राम किधर गया, चलो मैं बता दूंगा डायग्राम। इन द डायग्राम गिवन बेलो द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 इज 60 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ, K2 की 120 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस दी गई है और K3 की 135 दी गई है। टेम्परेचर एट द लेफ्ट मोस्ट एंड इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द राइट मोस्ट एंड इज 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर थीटा। ध्यान समझो, इसका डायग्राम पहले मैं बनाता हूँ। इसका डायग्राम कुछ ऐसा था, अगर मुझे सही से याद हो तो ये था K1, ये था K2 और ये था K3। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर थीटा। इस टेम्परेचर को पूछा गया है। देखो अगर मैंने सही किया है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे सवाल को करना है, क्योंकि डायग्राम एग्जैक्टली मुझे हो सकता है ना याद हो, लेकिन मोर और लेस इसी टाइप का कुछ डायग्राम होगा। देखो अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे यहाँ का टेम्परेचर पूछा जा रहा है। ये और ये
इसको एज अ रेजिस्टेंस देखो, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका पैरेलल में क्या होता है? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और R की वैल्यू क्या होती है? R की वैल्यू होती है L अपॉन में K इंटू में A। ठीक है, तो यहाँ से 1/R की वैल्यू क्या आ जाएगी? K1 A1 अपॉन में L1 प्लस K2 A2 अपॉन में L2। अच्छा, दोनों का लेंथ तो सेम ही है ना, तो ये L और L सेम हो जाएगा। एरिया दोनों दोनों का सेम होता है, क्योंकि बराबर बराबर भाग में बटा गया है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा K1A अपॉन में L प्लस K2A अपॉन में L। देखो, लेंथ इसकी भी बराबर है और एरिया इसका 2A, तो जब एरिया इसका लिखेंगे तो 2A लिख लेंगे। अब समझो, हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यहाँ का टेम्परेचर बताओ क्या है। तो य यहाँ से यहाँ तक जो थर्मल करंट है, उसकी वैल्यू बराबर होगी, और अगर थर्मल करंट की वैल्यू बराबर है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हीट ट्रांसफर हो रही होगी। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी, पहले उसको देखते हैं। तो हमको H का फॉर्मूला पता है, होता है KA डेल्टा T अपॉन में डेल्टा डेल्टा X। ठीक है? तो KA डेल्टा T अपॉन में डेल्टा X होता है। और अगर बात करें यहाँ से यहाँ की, तो अगर अप्लाई करिए फॉर्मूला, तो के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स में ये सीरीज में है, तो ये K1A और प्लस K2A अपॉन में L हो गया। बेस सेम है, तो ऊपर की कहानी को सीधा सीधा जोड़ देंगे, K1 प्लस K2 अपॉन में A बाई में L हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा L अपॉन में K1 प्लस K2 अपॉन में A। ठीक है, और इसको अगर इसके साथ जोड़ा जाए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस देखें, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा L अपॉन में 2 इंटू में K3A। A इक्वल्स टू कितना कितना लेना है? 2। ठीक है, तो जब इसको जोड़ दिया जाएगा, तो हो जाएगा L अपॉन में 2 प्लस K3A। ठीक, अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये यहाँ से सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगा? R। R मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा टी H बराबर क्या फॉर्मूला हमने लिखा था? K डेल्टा T अपॉन में डेल्टा एक्स। तो ये इसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है, इसकी वैल्यू हमको यहाँ से पता है, और डेल्टा टी की वैल्यू हमको यहाँ से पता है, तो हमको एच मिल जाए। ठीक है, के डेल्टा एक्स की वैल्यू, अब बहुत सारे डाटा हो गए, मैं रख देता हूँ। क्या है? एल अपॉन में K1 और K2। तो K1 की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस K2 की वैल्यू कितनी है? 120। ठीक है, अपॉन में A प्लस इसकी लेंथ भी L ही है, अपॉन में K3 की वैल्यू कितनी है? 135। तो 2 इंटू 135 इंटू में A करोगे सॉल्व इसको, तो 120 प्लस 160 कितना हो जाएगा? L अपॉन में 180 A प्लस ये 135 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70 और 2, तो ये हो जाएगा 270 A। देखो, इसको जब जोड़ोगे ना, इसको जोड़ोगे और इंटू में डेल्टा टी कितना आएगा? 100। जब इसको जोड़ोगे, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगी H की वैल्यू। H की वैल्यू पता चल गई, तो सीरीज में जो हीट करंट है वो तो बराबर ही रहेगी। तो थीटा से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में, थीटा से लेके 100 डिग्री सेल्सियस जाने में H की वैल्यू क्या हो जाएगी? H की वैल्यू अगर वहां से देखोगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा K3 K3 इंटू में 2A इंटू में थीटा माइनस 100 अपॉन में डेल्टा या फिर अपॉन में एल। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या रखना है? यहाँ पर हमको जो वैल्यू पुट करनी है, वो एच की जगह पे इसको रखना है और इसको इक्वेट कर देना है। देखो, कैलकुलेशन वाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं करके बता दूं, कर लेना। मैं आंसर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्या करना है हमको? इसकी वैल्यू इधर पुट करनी है, जो करना फिरना होगा कट जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर बचेगा। यहाँ पर थीटा माइनस 100 है, उधर 100 है। इसको सॉल्व करोगे, इसको जब ऐड करोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पेज पे जाएंगे, ये सारा कहानी मिट जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, देखो, इन वर्नियर कैलिपर। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर अभी मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले पढ़ाया हुआ है, वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लेना। ठीक, इन वर्नियर कैलिपर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन वन मेन स्केल। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में देखोगे, तो मेन स्केल जो होती है वो सेंटीमीटर स्केल होती है, और वर्नियर स्केल जो होती है वो उसके नीचे उसके ऊपर चढ़ी होती है। तो
सेंटीमीटर स्केल के जो 9 डिविजन्स है और वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन है उसकी वैल्यू बराबर होती है। तो जितनी यहाँ पर 9 डिवीजन होती है उतने में इसकी 10 डिवीजन होती है। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि वर्नियर स्केल की जो एक डिवीजन की लेंथ है वो मेन स्केल के एक डिवीजन के लेंथ की से छोटी होती है। ठीक है? एक स्केल की डिवीजन यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर होती है और मेन स्केल की और वन वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ होती है वो 0.9 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है सॉरी 0.09 सेंटीमीटर होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें और इसमें 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन छोटी होती है। तो बोला गया वर्नियर कैलिपर का 1 स्केल डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल से। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि हम वर्नियर कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? वर्नियर कांस्टेंट निकालते हैं हम 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी से। ठीक है? मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल को डिवीजन को माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन सी सही है। समझ में आया? ये पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जोड़ा गया है 40 माइक्रोफैराड का और 100 वोल्ट की पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया गया। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज रिस्पेक्टिवली। देखो, यहाँ पर 40 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। 40 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, इसको 100 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ा गया है। नाउ इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे डेटा गायब है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और चेंज इन चार्ज पूछा गया और चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछा गया। देखो, सी का फॉर्मूला होता है के सी, फॉर्मूला होता है के सी नॉट। तो पहले अगर 40 माइक्रोफैराड था और के की वैल्यू 2 है, तो अब क्या हो जाएगा? 2 into 40 माइक्रोफैराड लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 80 माइक्रोफैराड। ठीक है? कितना आ जाएगा? 80 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो अब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वो कितनी है? 80 माइक्रोफैराड। पावर स पावर सप्लाई जो थी वो पहले कितनी थी? 100 वोल्ट, अभी भी वो 100 वोल्ट है। तो जो Q1 है यहाँ पे वो कितना होगा? Q1 की वैल्यू हो जाएगी 40 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को मैं फैराड में लिख देता हूँ। तो जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू में 100 यानी कि 10 की पावर 2। ठीक है? ये Q1 की वैल्यू है। Q2 की वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगी 80 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है? कूलम्ब फुल ये है। तो अगर चेंज देखा जाए, देखो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, ये -8, ये -8, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? अरे -6 होता है, -8 मैंने कैसे लिख दिया? तो ये 2 और 2, तो ये -6 कितना हो जाएगा? -4 और ये एक 0, तो यानी कि ये 4 मिली कूलम्ब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 8 मिली कूलम्ब। तो जो चेंज आया है वो कितना आया है? 8 मिली कूलम्ब माइनस 4 मिली कूलम्ब, यानी कि 4 मिली कूलम्ब। तो 4 मिली कूलम्ब चार्ज का चेंज आया है। एनर्जी का चेंज भी देख लेते हैं। वैसे ऑप्शन तो अब हमको दिख ही रहा है, और फिर भी एनर्जी का चेंज देख लेते हैं। एनर्जी का चेंज देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? E2 माइनस E1। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर करेंगे। ठीक है? तो हाफ इंटू में C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू है सॉरी फाइनल K की वैल्यू कितनी है? फाइनल C की वैल्यू 80 माइक्रोफैराड, तो 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कर देंगे, इंटू में V1 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4 माइनस हाफ C2 यानी कि 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू में पावर का वापस स्क्वायर 10 की पावर 4 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 40 हो जाएगा। 10 की पावर 4, ये 10 की पावर माइनस 6, तो ये 10 की पावर माइनस 2 बचेगा और यहाँ से देखोगे तो ये 0 चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 माइनस ये 2 से 2 कट चुका है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 जूल या फिर 0.2 जूल। ठीक है? तो हमारा आंसर यहाँ से भी आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था, 4 मिली कूलम्ब एंड 0.2 जूल। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला।
अच्छा, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है? तो एक बार इस पूरे वीडियो को देख लेना, समझ में कैसा आया उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा वीडियो, सॉल्यूशन कैसा लगा। तो आज इस सेशन में इतना ही। अब ज़रूर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले पेपर के साथ, अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप दूसरे क्वेश्चन्स का सॉल्यूशन देखिए इसी चैनल पे और फिर उसके बाद हम लोग मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।